अब आप जानते हैं कि सैंड एक, आप कह सकते हैं एक एलिमेंट है, एक चीज़ है, एक कॉमन चीज़ है, या फिर आप इसे मिट्टी का एक प्रकार मान सकते हैं सैंड को। आप ये भी कह सकते हैं कि सैंड जो है वो काइंड ऑफ आई शुड से कि एक तरह से कोई वस्तु है, मटेरियल भी हो सकता है, सब्सटेंस भी हो सकता है, लेकिन एरिया नहीं है। व्हेन वी कम टू एरिया आई मीन टू से वी शुड यूज सैंड्स। हमें प्रयोग करना चाहिए सैंड शब्द का, रादर देन मैं कहूँ कि वहाँ पर आप ये करें कि सैंड का प्रयोग करें, सैंड्स। अब आपके सर सैंड्स का मतलब क्या है? अगर आपने नाउन को ध्यान से पढ़ा है तो देखिएगा सैंड्स का मतलब होता है डेजर्ट, रेगिस्तान। ओके, और रेगिस्तान एक एरिया है, तो आप किसको क्रॉस करते हैं? क्रॉस हम एरिया को क्रॉस करते हैं। ओके, आप एरिया को क्रॉस करते हैं। एरिया क्रॉस करने के लिए एरिया होना भी तो चाहिए। अब सैंड कोई एरिया नहीं होता है, सैंड इज अ मटीरियल और सैंड इज अ थिंग। सैंडिंग आपका ध्यान भटकाने के लिए किया गया। ए लॉट ऑफ सैंड फिर से मटेरियल के रूप में आ रहा है। सैंड चाहे बहुत सी रेत के रूप में आ रहा है या ऐसे एंडी सैंड के रूप में आ रहा है, दोनों ही एरिया नहीं है, सैंडिंग भी एरिया नहीं है। एरिया जो इनमें चारों शब्दों में से किसको क्रॉस करेंगे? आप किसी एरिया को क्रॉस करेंगे। इन चारों शब्दों से एरिया, एक ही शब्द सैंड्स। सैंड्स याद रखिएगा, सैंड्स का अर्थ है डेजर्ट, रेगिस्तान। तो रेगिस्तान का एक नाम सैंड्स भी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट में जो नाउन भरी जाएगी, सही नाउन जो होगी, क्योंकि टॉपिक जो चल रहा है अभी टॉपिक नाउन का चल रहा है, तो नाउन में जो सही नाउन भरा जाएगा वो होगा सी ऑप्शन। आपके एग्जाम में आप आंसर सी को सही करेंगे, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वी वांटेड टू क्रॉस द सैंड्स एज सून एज पॉसिबल। हम उस रेगिस्तान को जितना जल्दी हो सके पार करना चाहते थे। बिल्कुल सही आंसर, आपने सही सोचा। जिन लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, इजीली यू कैन कैच अप। कई नाउन ऐसी होती हैं जो पदार्थ का नाम होता है, मटेरियल का नाम होता है, लेकिन वो बहुवचन रूप में मीनिंग देती है तो नाउन बन जाती है। जैसे सैंड्स, ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर्स, फॉर एग्जाम्पल वुड्स। ओके, ये कुछ नाम हैं जो एरिया के नाम बन चुके हैं। सैंड्स होता है रेगिस्तान, वाटर्स होता है जल सीमा, किसी क्षेत्र की जल सीमा को वाटर्स कहा जाता है। ओके, एंड वुड्स होता है जंगल। वैसे देखें तो सैंड एक मटेरियल है, रेत, पानी एक मटेरियल है, और वुड भी ईंधन या लकड़ी को कहते हैं, लेकिन जब इसमें एस लगा देते हैं तो ये बन जाते हैं एक एरिया। सैंड्स का मतलब रेगिस्तान, वाटर्स का मतलब जल सीमा, जल क्षेत्र, और वुड्स का मतलब होता है जंगल। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जहाँ पर आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। क्लाउड्स का एक मीनिंग स्काई भी हो सकता है। क्लाउड्स का मीनिंग स्काई भी होगा, बिल्कुल सही है। तो ये देखिए आप, पदार्थों के नाम हैं, एरिया के नाम बन गए जब एस लगाया जा रहा तब। ओके, सो रिमेंबर, सो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आंसर होगा दैट आंसर विल बी सैंड्स। सैंड्स का मतलब रेगिस्तान। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आई गो टू क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज ही इज ए मैन ऑफ एंड ही हैज रिटन 3 नॉवेल्स। ये एक फ्रेज भी है, नाउन का क्वेश्चन भी है, और ध्यान से देखिए इडियम भी है। राइट, इडियम में फ्रेज मान लीजिएगा। इडियम फ्रेज का मतलब है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इडियम फ्रेज का, इसे गलती से लोग आइडियम बोलते हैं। इट्स नॉट आइडियम, इट इज इडियम। इडियम और फ्रेज के एक मीनिंग जो होता है फिक्स्ड मीनिंग होता है, उस मीनिंग को छेड़ा नहीं जाता है। और इडियम की खासियत बात ये भी होती है कि अगर आप उनको अलग अलग करते हैं, शब्दों को, अक्षरों को, तो उनके मीनिंग बिखर जाते हैं। यानी इडियम का मीनिंग तभी निकलता है जब उन सारे शब्दों को सेट करके देखा जाता है और ट्रेडिशनल, एक परंपरागत मीनिंग उनमें जुड़ा होता है। इट्स कॉल्ड एन इडियम। ओके, तो यहाँ पर जो शब्द लेने जा रहा हूँ वो इडियम है, और इडियम देखिएगा ध्यान से, यहाँ से शुरू करते हैं इडियम को। ये आपका इडियम है ए मैन ऑफ। अब ए मैन ऑफ के बाद एक हिंट आपको मिल रहा है। यहाँ तक तो शायद कोई भी आदमी कंफ्यूज हो सकता है। इवन आई कैन बी कंफ्यूज, इवन आई मे बी कंफ्यूज्ड because I don't have any context, but when you have context, context का मतलब है कुछ आगे पीछे दिया गया हो, कोई शब्द, कोई लाइन दे रखी हो जो उसके मीनिंग को और क्लियर कर देती है। That line is called, or that word is called a context. तो यहाँ पर context दिया गया है। Yes, you can see the context here. He has written 3 novels. उसने 3 उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास कौन लिखता है? राइटर लिखता है, और राइटर होता है लेखक, और लेखक होता है, आप कह सकते ए लिटरेरी पर्सन। तो आप, मैं, अगर आपने पढ़ रखा, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राइटर एक साहित्यिक व्यक्ति होता है। इसका मतलब 3 उपन्यास लिखे हैं उसने, तो कौन हो सकता है?
ए मैन ऑफ, यहां से लेना शुरू करते। ए मैन ऑफ के बाद क्या भरूं? ए मैन ऑफ पेन, नो। ए मैन ऑफ बुक्स, नो। ए मैन ऑफ वर्ड्स, नो। ए मैन ऑफ लेटर्स, यस। जब कोई आदमी ए मैन ऑफ लेटर्स होता है वह साहित्यिक व्यक्ति होता है, वह विद्वान आदमी होता है, वो पढ़ाई लिखा संबंधित होता है। बेसिकली याद रखिएगा, रूट मीनिंग ऑफ द दिस फ्रेज a man of letters is a literary person. A literary person is the person who writes or who writes, जो लिखता है। और यहाँ इस आदमी ने कितने उपन्यास लिखे हैं? 3 उपन्यास लिखे हैं, इसलिए बेसिकली साहित्यिक आदमी। और साहित्यिक आदमी के लिए एक फ्रेज चलता है, ए मैन ऑफ लेटर्स, एक विद्वान व्यक्ति। वैसे लेटर्स का मूल अर्थ क्या जानते हैं? यहाँ लेटर्स का मूल अर्थ है लिटरेचर। याद रखिएगा, लेटर का अक्षर भी होता है, लेटर का चिट्ठियां भी होता है, और लेटर्स का मतलब नॉलेज भी होता है, लेटर्स का मतलब साहित्य भी होता है। यहाँ पर लेटर्स का मतलब साहित्य, लिटरेचर ही है। इसका मतलब, इस फ्रेज का मतलब मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है ए लिटरेरी पर्सन, एक साहित्यिक व्यक्ति। बिल्कुल सही, आपका आंसर होगा डी। यहाँ पर आप डी ऑप्शन भरेंगे। वह एक साहित्यकार है, उसने 3 उपन्यास लिखे हैं। ही इज़ ए मैन ऑफ लेटर्स एंड ही हैज़ रिटन 3 नॉवेल्स। ओके, याद रखिएगा, आंसर बिल्कुल सही है आपका। ए मैन ऑफ वर्ड्स नहीं होगा, ए मैन ऑफ बुक्स नहीं होगा, क्योंकि आगे कॉन्टेक्स्ट दे रखा है। जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर रहा है किसी बात को, you don't need to be confused about the meaning of the words. Okay, so now I go to next question. Here is question number 2. Now I come to question number 3. इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक चीज आपको बता दूं कि ऐसे थोड़े बहुत फ्रेज याद रखिएगा। जैसा भी मैंने यूज किया था, ए मैन ऑफ लेटर्स, ओके, इसी प्रकार से मैन ऑफ मीन्स, इसी प्रकार से मैन ऑफ स्ट्रॉ। ए मैन ऑफ लेटर्स क्या होता है? अभी बताया था, साहित्यकार को कहते हैं। ए मैन ऑफ मीन्स क्या होता है? एक संपन्न व्यक्ति को मैन ऑफ मीन्स कहा जाता है। मीन्स होते हैं, मीन्स जब बहुवचन रूप में आता है, जब भी मीन्स एक वचन भी होता है। ओके, मीन्स एक वचन भी होता है, प्लूरल भी होता है, दोनों होते हैं। लेकिन जब मीन्स हमेशा बहुवचन रूप की बात करता है, उसका अर्थ होता है धन दौलत संपदा। यदि मैं कहता हूं कि ही इज ए मैन ऑफ मीन्स, इसका मतलब ही इज अ रिच पर्सन, ही इज अ प्रॉस्परस पर्सन। ओके, तो वहां पर ए मैन ऑफ मीन्स का मतलब हो जाएगा एक अमीर व्यक्ति। और जब मैं बात करता हूं ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, जैसा कि नाम से लग रहा है, स्ट्रॉ व घास फूस को कहा जाता है, तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब है बेकार व्यक्ति, जिसके पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैन ऑफ मीन्स का ऑपोजिट वर्ड या फ्रेज दिया है। तो 3 ये फ्रेज है, अक्सर रिपीट होते रहते, याद रखिएगा। मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ मीन्स एंड मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का अर्थ होता है एक आइडल पर्सन, एक बेकार यूजलेस आदमी जो किसी काम का नहीं। हिंदी में कहते हैं ठल्ला, बेकार व्यक्ति। ओके, तो 3 है, लेकिन फिलहाल मेरा फोकस था लिखने वाले पर। लिखने वाले के लिए प्रयोग किया मैन ऑफ मीन्स का नहीं है, मैन ऑफ लेटर्स का प्रयोग किया है, एक साहित्यकार के लिए आ रहा है। सो प्लीज बी कॉन्शियस। नाउ आई गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी आता रहता है, क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। थोड़ा सा मैंने बात तो नाउन की है, पर मैंने बात की है नाउन एक ऐसी नाउन के रूप में ले रहा हूं जिसको अक्सर जो आपको कंफ्यूज करती रहती है। देखिएगा ध्यान से। ओके, क्या कह रहा है यहां पर? देखिए, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, वेट्स फॉर नन, आर वेटिंग, विल वेट। ऑप्शन कौन सा सही होगा? कुछ किताबों में वेट्स दे रखा है, लेकिन ज़्यादा महत्व मिलता है वेट को। फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट वर्ड इज द राइट आंसर। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ओके, वेट आना चाहिए, पहला प्रेफरेंस वेट को। वेट्स दे रखा है कुछ किताबों में, बट आई थिंक यू शुड अवॉइड इट, बिकॉज जो इंटरनेशनली बुक्स जो चलती हैं उनमें वेट को महत्व दिया गया है। तो अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वेट, ए इज द राइट आंसर, बाकी को अवॉइड करें आप। बी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा ना प्रेफरेंस की बात, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी, एंड व्हेन इट कम्स टू प्रायोरिटी यू शुड गो टू विद द फर्स्ट आंसर और द फर्स्ट ऑप्शन द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, नॉट वेट्स फॉर नन। तो मैं महत्व दूँ, हम बात करेंगे महत्व की, तो ये आना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपको अटपटा क्यों लगता है? पहली बात तो ये एक फ्रेज है, कई बार नन के स्थान पर नो मैन आ जाता है, नो पर्सन आ जाता है, सो डोंट फील कंफ्यूज्ड। नो मैन या नो पर्सन आ सकता है नन के स्थान पर, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, वही मीनिंग आएगा, वही मीनिंग दिया जाएगा जो पहले आ रहा था।
टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन ही आएगा, बिल्कुल सही है। चाहे नन आ जाए, चाहे नो मैन आए, चाहे नो पर्सन आए, इट वॉन्ट मेक अ डिफरेंस और इट वॉन्ट मेक अ डिफरेंस एट ऑल, राइट। एक चीज़ ये बात होगी। दूसरी बात, ऐसी जो नाउन होती है आपने देखा होगा, ये तो चलो अपवाद भी मान लेते हैं, आपने देखा होगा ब्रेड एंड बटर, ओके, ब्रेड एंड बटर एक फ्रेज अक्सर आता रहता है, ब्रेड एंड बटर, ये भी एक इसी प्रकार की नाउन, लेकिन ब्रेड एंड बटर जब आता है फूड के रूप में आप उसे सिंगुलर मानते हैं। ब्रेड एंड बटर को जब लिया जाता है फूड के रूप में, इट्स यूज्ड एज अ सिंगुलर एंटिटी और सिंगुलर एलिमेंट और सिंगुलर आइटम। इसको एक वचन रूप में माना जाता है क्योंकि ब्रेड एंड बटर को नॉर्मली मिलाकर खाया जाता है, आई मीन एक साथ यूज किया जाता है, इन्हें पार्सल नाउन कहा जाता है। लेकिन टाइम एंड टाइड इज नॉट ए पार्सल नाउन। टाइम एंड टाइड पार्सल नाउन नहीं है। पार्सल नाउन का मतलब ये हुआ जब दो शब्दों को एक शब्द के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली ऐसा होता रहा है, ऐसी नाउन को पार्सल नाउन कहते हैं। ये तो किसी ग्रामरियन ने नाम दिया है, व्याकरणविद ने नाम दे रखा है, उसी को मैं यूज कर रहा हूँ, पार्सल नाउन। लेकिन ब्रेड एंड बटर को माना जाएगा सिंगुलर, इसके बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर, लेकिन टाइम एंड टाइड के बाद जो वर्ब आ रही वो आ रही है प्लूरल। ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। ये सेक्शन आपको मिल जाएगा अगर इफ यू हैव been in my class, you should be aware of these terms that I am using here. अगर आप मेरी क्लास में रहें तो आपने शब्द देखे सुने होंगे, और भी जगह किताब में भी आपने पढ़े होंगे। अगर क्लास में नहीं थे तो याद रखिएगा ब्रेड एंड बटर को पार्सल नाउन के सिंगुलर रूप में लिया जाता है। तो ब्रेड एंड बटर के बाद जो वर्ब आएगा दैट शुड बी सिंगुलर। लेकिन जब बात करते हैं टाइम एंड टाइड की, तो पहला प्रेफरेंस, पहली प्रायोरिटी जो मिलेगी वो मिलेगी वेट को। वेट्स कभी कभी सही हो सकता है, अगर वेट नहीं दिया जाए तो वेट सही है, लेकिन जब वेट और वेट्स दोनों दिए जाएं तो पहली प्राथमिकता वेट को दी जाएगी। याद रखिएगा, इट्स ए प्रोवर्ब, ये कहावत है, कहावतों में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, तो इसको आप इसी प्रकार से यूज करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 asks. We needed a set of new blank for the operation. ऐसा लग रहा है किसी ऑपरेशन की तैयारी चल रही है और तैयारी में एक क्वेश्चन लिया जा रहा है, एक वर्ड लिया जा रहा है, जो वर्ड काफ़ी आई शुड से दैट आस्क ऑफन, एक जो वेरी ऑफन, आई शुड यूज द वर्ड वेरी ऑफन रादर देन जस्ट ऑफन। तो जब ये जो शब्द अक्सर पूछा जाता रहा है, इक्विपमेंट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोई इक्विपमेंट्स की बात करें, इक्विपमेंट की बात करें, इक्विपमेंटर्स और नन ऑफ द थ्री, इन तीनों में से कोई, जिसे हम नोटा कहते हैं मोटी भाषा में। नोटा का मतलब है नन ऑफ द थ्री। इसको हम वोटिंग के थ्रू ज़्यादा जानते हैं वैसे हम भारतीय लोग। नोटा का मतलब आप किसी भी कैंडिडेट को नहीं चुनना चाहते हैं तो यू कैन प्रेस द बटन ऑफ नोटा, ओके। बट यहाँ खैर चलिए देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा है तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो आप डी ऑप्शन को चूज करते हैं, राइट। और आपको लग रहा है नहीं कि इन तीनों में से कोई एक आ सकता है तो भी आप यूज कर सकते हैं। वाक्य पढ़ते हैं, क्या लिखा है। वी नीडेड अ सेट ऑफ न्यू ब्लैंक फॉर दी ऑपरेशन। उस ऑपरेशन, उस अभियान भी हो सकता है ऑपरेशन चीड़-फाड़ शल्य चिकित्सा भी हो सकती है, और ऑपरेशन को अभियान भी हो सकता है। उस ऑपरेशन को करने के लिए, उस अभियान के लिए हमें नए उपकरणों की आवश्यकता थी या उपकरणों के नए सेट की आवश्यकता थी। अब ये जो शब्द इक्विपमेंट, ये अक्सर कंफ्यूजिंग होता है हम भारतीयों के लिए, क्योंकि हम भारतीय लोग, इंडियन पीपल जो हिंदी का यूज़ करते हैं, हम उपकरण को बहुवचन भी बना सकते हैं, एकवचन बना सकते हैं, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जब भी इक्विपमेंट शब्द आता है, पहली बात ये अनकाउंटेबल नाउन है। यूएनसी का मतलब अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के रूप में जब आएगा इक्विपमेंट, आप इसमें एस भी नहीं लगा सकते, आप इसमें एन भी नहीं लगा सकते। आप सभी जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे आप न गिन सकते हैं, ऐसी नाउन को अनकाउंटेबल कहते हैं। और ज़्यादातर अनकाउंटेबल नाउन जो होती हैं वो आपने देखा होगा सिंगुलर फॉर्म के रूप में होती है, राइट। तो देखते हैं इसमें क्या आना चाहिए। अब यहाँ पर दिया है सेट ऑफ, देखिएगा हमें एक सेट चाहिए किसका, नए उपकरणों का। अब हिंदी में हम लोग कहते हैं नए उपकरण, पर इंग्लिश में ऐसा कहना गलत है। इक्विपमेंट्स कभी सही नहीं होगा क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, यू कैन नॉट ऐड एस और ई एस एट टू द एंड ऑफ द वर्ड। इक्विपमेंट एस नहीं लगा सकते आप। इक्विपमेंटर्स कुछ नहीं है, केवल आपका ध्यान भटकाने के लिए प्रयोग किया गया है। नन ऑफ द थ्री की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इक्विपमेंट बैठा हुआ है।
राइट आंसर क्या होगा? इक्विपमेंट होगा। इक्विपमेंट में एस नहीं लगाना है कभी भी, याद रखिएगा, गलत हो जाएगा। एन भी नहीं लगा सकते आप, कभी ये नहीं कह सकते एन इक्विपमेंट, ये भी गलत हो जाएगा। ये काफ़ी पूछा जाता है शब्द, रिमेंबर दैट, ओके। एन इक्विपमेंट कभी नहीं करना है, एस कभी नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। केवल इक्विपमेंट सही है। ये है एक अनकाउंटेबल नाउन जो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं और केवल एक एग्जाम नहीं, सभी एग्जाम में घूमता रहता है, ये ऐसा शब्द है। तो जब भी आप शब्द को पढ़ें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इक्विपमेंट। तो आंसर क्या, क्वेश्चन पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? पूरा सेंटेंस बन रहा है वी नीडेड अ सेट ऑफ न्यू इक्विपमेंट फॉर द ऑपरेशन। हमें उस ऑपरेशन के लिए नए उपकरणों के सेट की आवश्यकता थी। हिंदी में बेशक आप उपकरणों बोल सकते हैं, पर इंग्लिश में आप उपकरणों नहीं बोलेंगे, इक्विपमेंट ही रहेगा, एस नहीं लगा सकते। कई बार विज्ञापन वगैरह लोग करते हैं तो एस लगा देते हैं गलती से, हमें इससे बचना चाहिए। इक्विपमेंट में एस कभी ना लगाएं। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश यूसेजेस, अंग्रेजी में जो प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों के प्रयोग के आधार पे याद रखिएगा, वी शुड नॉट यूज एस और ES at the end of the word equipment. Well, ये था क्वेश्चन नंबर 4. Now I come to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। एक चीज आपको और बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि इक्विपमेंट को ऐसा लगता है जैसे कलेक्टिव नाउन की तरह काम करता है, इसमें खुद ही ऐसा लग रहा है चीजें हैं, तो इट्स टाइप ऑफ, हम कह सकते हैं इट्स अ टाइप ऑफ कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि अभी टॉपिक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक अपना नाउन है। तो अगर आप पूछे नाउन किस प्रकार की है, तो वैसे देखें तो ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें अपने आप ही जितने भी उपकरण आते हैं सब इक्विपमेंट में शामिल होते हैं। चाहे वो चाकू, छुरी, औजार कुछ भी आए, वो सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो उन सब के लिए एक शब्द आता है इक्विपमेंट। जैसे अगर कोई आपसे कहता है फर्नीचर, तो आप देखते हैं फर्नीचर जो शब्द है, उस फर्नीचर शब्द में ही कुर्सी, मेज, टेबल, चेयर, सोफा, डाइनिंग टेबल, ओके, सोफा और अदर थिंग्स जो बैठने उठने की चीज़ें हैं, बेड वगैरह, वो सब फर्नीचर में आ जाती हैं। तो फर्नीचर देखें तो वास्तव फर्नीचर भी कलेक्टिव नाउन की तरह काम करता है। उसी प्रकार से इक्विपमेंट में भी वो औजार, यंत्र वगैरह आ जाए जिससे कोई काम किया जा रहा है, ओके। तो इसलिए ये भी एक तरह से कलेक्टिव नाउन ही माना जाएगा। लेकिन अनकाउंटेबल है। और इसके बाद अगर वर्ब पूछा जाए एक वचन आएगा। इक्विपमेंट चूंकि अनकाउंटेबल है तो क्रिया अगर पूछी जाए तो भी एक वचन आएगी। ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, सो बी केयरफुल। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 4, नॉट 4, दिस इज 5 बिकॉज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 4. नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस कंपनी इज थिंकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ब्लैंक खालिस्तान. राइट आंसर भरना आपको इसमें। यह कंपनी विचार कर रही है किस बारे में? यह कंपनी विचार कर रही है निर्माण करने का। क्या निर्माण करने का? एक नया क्या? ऑफिसेज। राइट आंसर चेक करते हैं, चारों में से क्या होगा? नंबर 1 ऑफिसेज नहीं आएगा। वाई? क्यों नहीं आएगा? व्हाट्स द प्रॉब्लम? ए न्यू, एक नया, ए आ गया, ए के साथ एस कैसे लग सकता है? पहला ऑप्शन गलत है। ए न्यू ऑफिसेज, नो, ऑफिसेज कैसे हो सकता है? ए न्यू क्वार्टर, नो, कंपनी क्वार्टर की आवश्यकता नहीं है, ओके, मीनिंगफुल नहीं है साथ में। दिस कंपनी इज थिंकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिंग न्यू क्वार्टर, नहीं, क्वार्टर सेट नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार सेट नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, हेडक्वार्टर, ये सेट हो सकता है, बट, किंतु, परंतु, लेकिन, क्या प्रॉब्लम है? हेडक्वार्टर एक ऐसा नाउन माना जाता है, वो चाहे एक वचन रूप में आए चाहे बहुवचन में, उसमें एस नहीं हटा सकते आप। राइट आंसर हेडक्वार्टर नहीं होगा, राइट आंसर हेडक्वार्टर्स। दिस इज द राइट आंसर, हेडक्वार्टर्स, नॉट हेडक्वार्टर। क्वार्टर शब्द नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश में एक आपने रूल पढ़ा होगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें एस नाउन कहा जाता है। एस नाउन वे नाउन होते हैं जो एक ही रूप में एक वचन भी है और बहुवचन भी है, उसमें से एस नहीं हटता है। राइट, आपने पढ़ा होगा इनिंग्स, इनिंग्स में से याद रखिएगा, इनिंग्स जो शब्द है, गूगल मत करना, गूगल अक्सर बॉयज क्या करते हैं, गूगल करने लग जाते हैं। राइट, हम लोग किताबों को रिप्लेस करना चाहते हैं गूगल से, दैट्स बैड। गूगल पे बहुत कुछ होता है, वेबसाइट्स होती हैं ढेर सारी, और कोई भी चला सकता है, वो व्यक्ति हो सकता है जितना नहीं जानता हूँ। तो डोंट रिलाई ऑन वेबसाइट्स व्हेन यू वांट टू लर्न इंग्लिश यूसेजेस। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यूसेजेस, you should be in touch with the books.
ऑथेंटिक बुक्स और रियल बुक्स, नॉट जस्ट गाइड्स। गाइड ठीक है, हमें गाइड कर सकती हैं गाइड्स हमें, बट आई डोंट थिंक दे आर रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज, आई थिंक सो। अगर आप देखते हैं कि एस नाउन कौन सी होती है, एस नाउन वे होती हैं जिनके अंत में एस या एस होता है और उसी फॉर्म में वो सिंगुलर भी होती हैं, प्लूरल भी होती हैं। मीन्स जिसका अर्थ साधन, वो एक वचन भी है, बहुवचन भी, एस नहीं हटेगा। इनिंग्स का मतलब पारी, एक वचन भी, बहुवचन भी, एस नहीं हटेगा। इसी प्रकार से स्पीसीज, एक वचन भी है, बहुवचन भी है, एस या एस नहीं हटेगा। इसी प्रकार से सीरीज, एक वचन भी है, बहुवचन भी है, एस या एस नहीं हटेगा। इसी प्रकार से हेड क्वार्टर्स, मुख्यालय कहते हैं, अंग्रेजी नियम कहता है कि हेड क्वार्टर्स मुख्यालय, चाहे एक वचन हो, एक मुख्यालय हो या ज़्यादा मुख्यालय हो, एस नहीं हटा सकते आप, इसलिए यहाँ पर हेड क्वार्टर गलत होगा। नया जो एस्पिरेंट है, जो नया तैयारी करने वाला कैंडिडेट है, अगर वो शुरुआत करता है, वो पढ़ने की शुरुआत करता है, क्योंकि वो अखबार में ऐसे पढ़कर आता है हेड क्वार्टर, वो ऐसे पढ़ता अखबार में, और वो गलती करने के पूरे चांस हैं। वो हेड क्वार्टर को चूज करेगा क्योंकि वो सोचता है ऐसे ऐसे लगाने से तो बहुवचन बनता नहीं। लेकिन जब आप ग्रामर के स्टडी करते हैं, यू कम टू नो दैट देयर आर सम नाउन्स व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड विद एस और ईएस, वेदर इट्स अ सिंगुलर और इट्स अ प्लूरल। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग, बट ये देखना जरूरी होता है कि एस नाउन वे नाउन्स होती हैं जिनके अंत में एस एस हमेशा लगता है, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। हेड क्वार्टर्स उन्हीं में से एक माना जाता है। चाहे एक ऑफिस की, एक हेड क्वार्टर की बात करें, हिंदी में हम लोग हेड क्वार्टर बोलते हैं, दैट्स रॉन्ग, गलत है, ये कंफ्यूज करता अक्सर, इसको ना बोलें, हेड क्वार्टर्स की ही आदत डालें। तो राइट आंसर क्या होगा? हेड क्वार्टर्स, डी इज द राइट आंसर। ऑफिस गलत है, ए आया इसलिए, क्वार्टर का कोई काम नहीं है, बेतुकी की बात है, और हेड क्वार्टर नहीं आता है, इंग्लिश में प्रयोग नहीं करते। मुख्यालय के लिए इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है हेड क्वार्टर्स, तो यहां पर राइट आंसर होगा डी। So this company is thinking about constructing a new headquarters, not headquarter. याद रखिएगा, काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है और मिसलीडिंग भी हो सकता है। It can mislead you and it can make you lose 1 mark in the examination. आपसे एक क्वेश्चन गलत हुआ मतलब आप जानते हैं क्या होता है, you know how it affects your things, okay? So please be mindful of the things. जो भी हो रहा है बड़े ध्यान सुनते रहिएगा। बात हम नाउन की कर रहे हैं पर एक्स्ट्रा चीज़ें भी साथ में आ रही हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट नाउन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। सो जब भी आप इनकी बातें पढ़ें बहुत ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ए आ गया तो हेड क्वार्टर्स आएगा, बिल्कुल सही है, बाकी तीनों बेतुके हैं, गलत हैं, डोंट यू। और इस पॉइंट को याद रखिएगा जो मैंने जिक्र किया है। नाउ आई कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है, नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में पैटर्न चेंज हो गया है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या बन गया है? रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ रहा है। कोशिश हमने की है कि जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं जिस टाइप के, जिस पैटर्न के, हम उन्हीं क्वेश्चंस को उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको दें और टॉपिक एक ही रखें। जैसे पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा है आर्टिकल्स की बात की है, फिर आप देखेंगे डिटर्मिनर्स, वो भी आप जल्दी देखने वाले डिटर्मिनर्स। अभी हम बात करें नाउन्स की, तो हम ये कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एक टॉपिक पर बेस्ड होने चाहिए, 20 क्वेश्चंस पर टॉपिक, ओके, इट्स आवर पॉलिसी। एंड एक और हम चीज़ कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस के पैटर्न आ रहे हैं, टाइप आ रहे हैं, अच्छा ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक एग्जाम में ऐसा होता हो, जो और भी एग्जाम में अगर ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, लेकर आईएएस के एग्जाम से किसी एसएससी के एग्जाम तक चले जाइए या किसी डिफेंस के एग्जाम तक चले जाइए या कोई भी एग्जाम आप लेते हैं, ग्रामर जहाँ पर आती है उन सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है ग्रामर का, वो यही रहता है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि हम एक एग्जाम की बात कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा यही पैटर्न बना रहता है, ओके, यही पैटर्न जो आपके सामने आ रहा है। ग्रामर जब भी जिक्र किया जाता है ग्रामर का, इसी प्रकार से ग्रामर की बात की जाती है, राइट। सो whenever you intend to learn grammar, you people need to have in your mind that there are some pattern, there are some kind of questions, types of questions that should be that should be studied very carefully. हमने कोशिश यही यहाँ पर वही कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाए जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। Let's see. Now I come to question number 6. Question number 6 is based on replacement of the words that had been bold, that has been boldened or that has been emboldened, और जिनको हमने कैपिटल में लिखा है वो बोल्ड पार्ट है। देखिएगा यहाँ पर, ओके, जिस पार्ट को बोल्ड किया है उसी पार्ट को रिप्लेस करना है आपको। कौन से पार्ट को बोल्ड किया है? बोल्ड का मतलब कैपिटलाइज्ड किया है।
दी कॉन्फिडेंट को किया है, यहां सॉरी द कॉन्फिडेंट को किया है, ये आपको रिप्लेस करना है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? ही ओके लिखा ही प्रेज्ड द कॉन्फिडेंट इन द प्लेयर्स। अब आपको लग रहा हो कुछ मिसिंग है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है नाउन को ध्यान से तो आप इजीली कैचअप कर सकते हैं, ग्रेस्प कर सकते हैं क्या बताया जा रहा है। उसने खिलाड़ियों में जो कॉन्फिडेंस था, जो कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, उस कॉन्फिडेंस को लेकर प्रशंसा की, खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस अच्छा है। तो गलती क्या कर दी, मैंने नाउन के प्रयोग नहीं किया है, मैंने तो एडजेक्टिव लगा दिया, विशेषण का प्रयोग कर दिया, और मुझे चाहिए थे नाउन, क्योंकि खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंट नहीं होता है, खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस होता है। मुझे कॉन्फिडेंस का प्रयोग करना चाहिए था, मैंने कर दिया कॉन्फिडेंट, गलत है। कई बार आप जो नए स्टूडेंट जो घर से निकलते हैं अक्सर वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखिएगा कोई आदमी कॉन्फिडेंट होता है, कोई स्त्री पुरुष बच्चा कॉन्फिडेंट हो सकता है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर सक्सेस, यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ योर सक्सेस, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। तो कॉन्फिडेंट हम होते हैं, हिंदी में कहते हैं आश्वस्त, मैं आपकी सफलता को लेकर आश्वस्त हूं, या फिर मैं इस मान लीजिए क्लास की क्वालिटी को लेकर आश्वस्त हूं, कॉन्फिडेंट हूं बिकॉज आई एम टीचिंग, आई एम टेलिंग यू। सो जब आप किसी बात को लेकर आश्वस्त होते हैं, यू आर कॉन्फिडेंट। लेकिन आप में क्या है क्वालिटी, आप कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए हम कॉन्फिडेंट होते हैं। तो यहां पर इन आ गया है, इन कॉन्फिडेंट के बाद नहीं आएगा। कॉन्फिडेंट अगर आता भी है उसके बाद ऑफ या अबाउट का प्रयोग किया जाता है। ओके याद रखिएगा, अगर कॉन्फिडेंट आता भी है उससे पहले बी की फॉर्म मिलती है नॉर्मली, जैसे मैंने कहा अभी आई एम कॉन्फिडेंट, यू आर कॉन्फिडेंट, राइट। उसके बाद मैंने कहा ऑफ या अबाउट योर सक्सेस, माई सक्सेस। लेकिन यहां इन आ गया है, इनके कारण नाउन फॉर्म चाहिए। नाउन फॉर्म कहां पर है? ये कॉन्फिडेंशियल नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, बेतुका है। कॉन्फिडेंस हमारा आंसर है, बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा। आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर है। एक बार करके देखते हैं। ही प्रेज्ड दी कॉन्फिडेंस इन द प्लेयर्स, उसने खिलाड़ियों में जो विश्वास की भावना थी उसकी प्रशंसा की। उसने कहा कि इन खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, अच्छी बात है। अब आप कैसे कॉन्फिडेंट, ये क्या होता है? ये नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि ये कोई पर्सन होता है। कॉन्फिडेंट स्पेलिंग चेक कीजिएगा, DANT और DENT, इनमें अंतर है। ये ऐसा आदमी होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं हमराज। हमराज का अर्थ होता है जो आपके रहस्य जानता है, जिससे आप अपनी सीक्रेट बातें शेयर करते हैं जो दूसरे लोगों से आप नहीं करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिससे अपनी खास बातें, अपनी अंदर की बातें आप शेयर करते हैं जो दूसरों से नहीं करते हैं, वो आदमी आपका कॉन्फिडेंट है। तो ये भी कॉन्फिडेंट बोला जाता है, कभी कभी कॉन्फिडेंट भी बोल दिया जाता है। ये होता है जो आश्वस्त है, ये विश्वस्त है, ये नाउन है, एक्सक्यूज मी, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। जैसे आप कहते हैं ही इज माई कॉन्फिडेंट, इसका मतलब आप कहें वो मेरा हमराज है, यानी वो आपके राज जानता, सीक्रेट बातें जानता है। ये एडजेक्टिव है, दोनों में अंतर है। अंतर किसका दिख रहा है? ध्यान से देखें, स्पेलिंग ई, इसमें ए, CONFIDENT, CONFIDANT आ रहा है। ये नाउन है, व्यक्ति के लिए आता है, कोई आदमी। जैसे रोहन इज माई कॉन्फिडेंट, रोहन मेरा हमराज है, मतलब वो मेरी सीक्रेट बातें जानता है और मैं उसकी सीक्रेट बातें जानता हूँ या उनके प्राइवेट बातें जानता हूँ। ये होता है आश्वस्त, ये होता है विश्वस्त, फर्क है दोनों। लेकिन यहाँ किसी का काम नहीं है, ना आश्वस्त का काम है ना विश्वस्त का काम है। यहाँ पर तो हम इन लगा रहे हैं। वह उसने प्रशंसा की, खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस की प्रशंसा की। नाउन आना चाहिए था। राइट आंसर क्या है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंटिज्म ये तो सिर्फ आपको भटकाने के लिए लगाया गया है। ओके तो यहां पर राइट आंसर होगा बी, ही प्रेज्ड द कॉन्फिडेंस इन द प्लेयर। ओके ये था पहला क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, आंसर होगा बी, कॉन्फिडेंस। और बाकी सब बिल्कुल ठीक है। प्रेपोजिशन याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस के बाद प्रेपोजिशन कौन सी आती है? आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है। कॉन्फिडेंस के बाद प्रेपोजिशन आती है इन, और यहाँ पर कॉन्फिडेंस फेथ का पर्यायवाची है। फेथ भी होता है भरोसा, विश्वास, उसके बाद भी हम इन लगाते हैं, लेकिन खुद पे भरोसा होता है, प्राय हम उसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये उसी अर्थ में बात की गई है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? लेट्स सी। The vermin in this field has harmed in the plants a lot.
लिखा है कि इस खेत में जो वर्मिन है, वर्मिन का मतलब क्या होता है? वर्मिन का अर्थ होता है वे जीव जंतु जो फसल आदि के लिए नुकसानदायक होते हैं, उन्हें कहा जाता है, ऐसे एनिमल्स और ऐसे इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को कहा जाता है वर्मिन। वर्मिन इज ऑलवेज प्लूरल। पहली बात ध्यान रखिएगा, ये वो कैटेगरी है जिसमें कैटल आता है, जिसमें पुलिस आता है, जिसमें वर्मिन आता है, जिसमें क्लर्जी आता है, और जिसमें जेंट्री आता है, और जिसमें पोल्ट्री आता है, POULTRY, एक्सक्यूज मी, POULTRY, पोल्ट्री आता है। ये सारी जो नाउन है ये बेसिकली प्लूरल है, याद रखिएगा। पुलिस हमेशा बहुवचन होता है। वर्मिन का मतलब बता दिया, जो हानिकारक जीव जंतु होते हैं फसल के लिए, उन्हें कहा जाता है वर्मिन। ओके, और कैटल, पशु मवेशियों को कहा जाता है कैटल, और क्लर्जी, पुजारी वर्ग। क्लर्जी कभी कभी एक वचन हो सकता है, पर ज़्यादातर क्लर्जी एग्जाम में आता है, तो इसका अर्थ है पुजारी लोग जो चर्च में रहते हैं, यह हमेशा बहुवचन है। जेंट्री होता है किसी समाज के पढ़े लिखे लोग, जेंट्री कहलाती है, हमेशा बहुवचन है। पोल्ट्री होता है किसी पोल्ट्री फार्म पे रहने वाले पक्षियों को, जिनके प्रयोग मांस या अंडों के लिए, उन्हें पोल्ट्री कहा जाता है, राइट। तो ये सभी बहुवचन रूप में आते हैं। वर्मिन उन्हीं में से एक है। अब आपके सर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, वर्मिन के बाद देखिए इन दिस फील्ड लगाया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। इस खेत में जितने भी वर्मिन है, उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया पौधों को, प्लांट्स को काफ़ी हार्म किया, डैमेज किया है। गलती कहाँ हुई है? हैज़ को रिप्लेस करना है। हैज़ एक वचन है, गलत हो गया, क्या आना चाहिए था? हैव। वर्मिन इज प्लूरल, तो प्लूरल के साथ ना वर्ब भी प्लूरल ही आना चाहिए। तो वर्मिन के साथ हम खेत की बात नहीं कर रहे हैं, फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो वर्मिन की बात कर रहे हैं। वर्मिन की बात कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए? वर्मिन तो प्लूरल है, तो क्या आएगा? हैव आएगा। यस। हैज़ गलत था, यस, तभी तो रिप्लेस करना पड़ा। क्वेश्चन ही रिप्लेसमेंट का है, तो आपको आंसर भी रिप्लेसमेंट में देना पड़ेगा। हैव इज द राइट आंसर। हैज़ टू का कोई काम नहीं है, हैज़ टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। हैव बीन हार्म्ड नहीं, गलत हो गया। आप कैसे गलत क्यों है? वर्मिन को नुकसान थोड़ी पहुंचा है। अगर वर्मिन को नुकसान पहुंचाया गया होता तो हैव बीन आ सकता था, लेकिन आगे ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है द प्लांट्स, इसलिए हैव बीन बिल्कुल सेट नहीं होगा, ना ग्रामेटिकली ना मीनिंगफुली, दोनों जगह गलत है। आर गलत क्यों बताइए? फिर से वही बात है, क्या वर्मिन को नुकसान पहुंचाया जाता है? वर्मिन को थोड़ी नुकसान पहुंचाया जाता है, वर्मिन नुकसान पहुंचाते हैं किसको? फसलों को, पौधों को, इसलिए आर का कोई काम नहीं है। ये तीनों ही आंसर गलत हैं। राइट आंसर विल बी हैव। ओके, सो हैव इज द राइट आंसर, और सही होगा द वर्मिन इन दिस फील्ड हैव हार्म्ड द प्लांट्स अ लॉट। इस खेत में जो वर्मिन है, उन्होंने फसलों को, पौधों को काफी नुकसान पहुंचाया है। ये इसका हिंदी अनुवाद होगा। काफी कहां लिखा है? ए लॉट। तो बाकी तीनों गलत हैं, सही नहीं, याद रखिएगा। राइट आंसर होगा हैव। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आई गो टू क्वेश्चन नंबर 8। ही इज लाइकली टू ब्रेक गुड न्यूज टुडे। इसका मतलब हुआ आज वो कोई अच्छी खबर सुनाने वाला है या सुनाएगा। इज लाइकली आ रहा है, नो प्रॉब्स, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा वाक्य पढ़ते हैं। ही इज लाइकली टू ब्रेक अ गुड न्यूज। जिसको बोल्ड किया गया है उसी को रिप्लेस करना है। ए गुड न्यूज, इसको रिप्लेस करना है। अब चेक कर लेते हैं गलती कहाँ हो गई है। पहला पॉइंट, सभी जानते हैं न्यूज को इंग्लिश में अनकाउंटेबल माना जाता है, इसलिए अनकाउंटेबल है और प्लस सिंगुलर भी है, एक वचन भी है, इसलिए आप ए कभी नहीं लगा सकते। लगाएंगे तो गलत है, यही गलती यहां पर हुई है। ए गुड न्यूज कभी नहीं होता है, इसे गलत माना जाता है इंग्लिश में, याद रखिएगा। हिंदी में हो सकता है एक अच्छा समाचार, राइट, पर इंग्लिश में आप कहते हैं एक ए गुड न्यूज, दैट वुड बी इनकरेक्ट। तो सही नहीं है इसको, इसीलिए इसको रिप्लेस करना है। सही नहीं है इसीलिए रिप्लेस करना है। ओके, तो ए न्यूज तो वैसे भी गलत था, आप देख रहे हैं, और फिर से ए हो गया गलत। ए फ्यू न्यूज कभी नहीं होता है क्योंकि न्यूज अनकाउंटेबल है, या आप सभी जानते हैं अनकाउंटेबल है, ए फ्यू का प्रयोग नहीं कर सकते आप। ए लिटल न्यूज, ऐसा कुछ नहीं होता है, ए लिटल न्यूज कभी नहीं होता है। वैसे भी ए लग गया है, कोई काम भी नहीं है। वैसे अगर ए लिटल को आप डिटर्मिनर मानते हैं तो वो मात्रा के लिए आता है, न्यूज की मात्रा नहीं होती है। ओके, संख्या भी नहीं होती, मात्रा भी नहीं होती है मोटी भाषा में। और अब बचा है आखिरी ऑप्शन, देखिएगा, ए पीस ऑफ गुड न्यूज। यस, अगर आपको न्यूज में ए लगाने का शौक है तो आप न्यूज के लिए ए पीस ऑफ का प्रयोग करें तो बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ही इज लाइकली टू ब्रेक
अ पीस ऑफ गुड न्यूज, बिल्कुल ठीक हो गया है। न्यूज अनकाउंटेबल है, उसको काउंटेबल बनाने के लिए आप उससे पहले ए पीस ऑफ जोड़ सकते हैं, ए बिट ऑफ जोड़ सकते हैं, और कभी कभी एन आइटम ऑफ भी जोड़ सकते हैं न्यूज से पहले, तब वो काउंटेबल की तरह काम करे। लेकिन आप सीधे लगाएंगे न्यूज से पहले ए, या ए गुड न्यूज कहते हैं, बैड न्यूज कहते हैं, दैट्स रॉन्ग, इनकरेक्ट। याद रखिएगा, तो राइट आंसर होगा ए पीस ऑफ गुड न्यूज। एक और बात ध्यान रखिएगा, लाइकली के बाद जब भी लाइकली का प्रयोग करें आगे टू इन्फिनिटिव आता है, टू फर्स्ट फॉर्म आती है। ही इज लाइकली का मतलब संभवतया वह एक आज अच्छी खबर सुनाएगा। तो हम हिंदी में बेशक कह सकते एक अच्छी खबर, एक बुरी खबर, पर इंग्लिश में आप ए गुड न्यूज बैड न्यूज नहीं कह सकते, और इसका राइट आंसर होगा डी। आप एग्जाम में जब सेव करेंगे आंसर, तो डी आंसर को सेव करेंगे, आई मीन डी ऑप्शन को सेव करेंगे। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देयर आर वेरियस पीपल इन दिस लार्ज कॉन्टिनेंट, इस बड़े महाद्वीप में कई अनेक प्रकार के, अब देखिए शब्द क्या जा रहा है, पीपल, लोग अनेक प्रकार के हैं, एक पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन जब हम बात कॉन्टिनेंट के अर्थ में करते हैं, कॉन्टिनेंट का अर्थ होता है महाद्वीप, और आप जानते हैं दुनिया में द्वीप, महाद्वीप जो हैं उनमें देश शामिल होते हैं, एक महाद्वीप में कई देश होते हैं। यहाँ पीपल का मतलब लोग नहीं है, यहाँ पीपल का मतलब है नेशंस, राष्ट्र। और जब पीपल का अर्थ राष्ट्र के अर्थ में होता है, तो पीपल का बहुवचन क्या होता है? पीपल्स। एक जगह है जहां पीपल का, वैसे तो आप सब जानते हैं कि पर्सन का प्लूरल क्या होता है? पीपल होता है, कब? जब लोगों की बात। लेकिन जब पीपल का मतलब राष्ट्र या देश होता है, तो पीपल का बहुवचन होता है पीपल्स। ओके, और आप जानते हैं जब हम महाद्वीप की बात करते हैं, कॉन्टिनेंट का अर्थ है महाद्वीप। ओके, ए वेरी बिग पार्ट ऑफ लैंड और ए वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड, उसे कॉन्टिनेंट कहते हैं। उसमें देश होते हैं, और जब हम देश के अर्थ में बात करते हैं तो पीपल्स आना चाहिए था। इस पीपल को रिप्लेस करना है हमें पीपल्स से। यहाँ पीपल फिर से आया है, बेतुका है, छोड़ दीजिए इसको। पीपल्स का कोई काम नहीं है, पर्सन्स फिर से गलत है, बेतुका है। महाद्वीप की बात करें, महाद्वीपों में लोग तो होते हैं, जानवर भी होते हैं, चीजें भी होती हैं, लेकिन महाद्वीप के अर्थ में बात करें, ऑब्वियसली हम लोग देशों की बात कर रहे हैं। ओके, महाद्वीप के अर्थ में। तो यहां पर कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें तो सी इज द राइट आंसर। ये सी जो है एग्जाम में जब आप सेव करेंगे ऑप्शन, वो सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पीपल्स का मतलब लोग नहीं है, यहाँ इसका अर्थ है राष्ट्र या देश। राष्ट्र या देश के अर्थ में जब भी आए पीपल, तो उसका बहुवचन होता है पीपल्स। तो देयर आर वेरियस पीपल्स इन दिस लार्ज कॉन्टिनेंट, राइट आंसर विल बी सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? लेट्स सी। He said that he did not learn a good manner ever. उसने कहा कि उसने कभी अच्छे संस्कार नहीं सीखे, अच्छी आदतें, अच्छे मैनर्स नहीं सीखे। This is the question. अब आप सब देख रहे हैं कि हम जब भी बात करते हैं मैनर्स की, तो वो हमेशा बहुवचन रूप में आता है। ए गुड मैनर, अगर हम संस्कार शिष्टाचार की बात करते हैं तो ए गुड मैनर नहीं कहा जाता है, तब गुड मैनर्स होता है। या तो अगर गुड मैनर्स नहीं होता है तो एटिकेट्स होता है। उसने कहा कि उसने कभी अच्छे संस्कार नहीं सीखे, वो खुद कह रहा है। तो यहाँ पर ए गुड बिहेवियर नहीं हो सकता, जो कि बी है। बी गलत हो गया क्योंकि बिहेवियर अनकाउंटेबल, ए नहीं लग सकता, इसलिए बी गलत है। सी में बिहेवियरिज्म, ये साइकोलॉजी का पॉइंट है, इसका कोई काम नहीं है। बिहेवियरिज्म अलग चीज़ होती है, वो साइकोलॉजी का पॉइंट है। और वेज का कोई काम नहीं यहाँ पर। ही सेड दैट ही डिड नॉट लर्न वेज, वेज किसी प्रकार से सही नहीं है। राइट आंसर विल बी एटिकेट्स। ए गुड मैनर को रिप्लेस कौन करेगा? एटिकेट्स करेगा। स्पेलिंग चेक करें, ये स्पेलिंग है सही। सी इज द ए इज द राइट आंसर। ही सेड दैट ही डिड नॉट लर्न एटिकेट्स एवर। एवर का मतलब कभी। उसने कहा कि उसने कभी एटिकेट्स नहीं सीखे। उसने, जिसे कई लोग देसी भाषा में कहते हैं चोचले, यस, शिष्टाचार की बातें जो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा चलती है, मतलब कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाँव में नहीं चलती है, वहाँ भी चलती है, लेकिन मैनर्स, शिष्टाचार को जो ये तौर तरीके जो होते हैं, कैसे खाना पीना, उठना बैठना, ये ज़्यादा हम लोग शहरों में ज़्यादा फॉलो करते हैं इन चीज़ों को, बजाय के क्योंकि प्रिटेंशन ज़्यादा होता है शहरों में, पाखंड ज़्यादा होता है, दिखावा ज़्यादा होता है, चीज़ें वास्तव में कम होती है। तो एटिकेट्स की आवश्यकता शहरी लोगों को है, गाँव वालों को कम है। डोंट माइंड, पर्सनली मत लेना, आई एम जस्ट टेलिंग। ओके, सो ए गुड मैनर के स्थान पर आएगा एटिकेट्स। या तो होना चाहिए तो गुड मैनर्स,
एटिकेट्स का मतलब ही होता है गुड मैनर्स, शिष्टाचार की बातें, तौर तरीके। या तो गुड मैनर्स होता, ए गुड मैनर नहीं चलेगा। मैनर का मतलब हो सकता है एक अच्छा तरीका, मैनर एक तरीका हो सकता है, पर शिष्टाचार के अर्थ में ए गुड मैनर नहीं कहना चाहिए। या तो कहें गुड मैनर्स, ओके, या फिर कहिएगा एटिकेट्स। यहाँ पर गुड मैनर्स तो है नहीं, राइट आंसर क्या होगा, एटिकेट्स होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। पैटर्न चेंज हो गया है। अगले 10 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो स्पॉट द एरर्स के आएंगे। उसमें आपको ये बताना है कि स्पॉट द एरर्स में कौन से पार्ट में गलती है। यू विल हैव 4 पार्ट्स, 4 पार्ट आपको दिए जाएंगे, ओके, और उन 4 पार्ट्स में से यू विल हैव 4 पार्ट्स। आपको बताना है कौन से पार्ट में गलती है, ए बी सी और डी। ए बी सी डी हम दिमाग में रख लेंगे, ओके। 4 पार्ट पर ध्यान दीजिएगा, 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहला देखिएगा, पार्ट ए क्या कह रहा है। पार्ट ए में लिखा है, पार्ट बी में क्या लिखा है, चेक करें। पार्ट ए क्या कहता है, ही रिमेन्ड इन दोज फ्राइटनिंग वुड्स। गलती कहाँ हुई है, सी में देखिएगा। ए बिल्कुल सही है, यस बिल्कुल ठीक है। ही रिमेन्ड, वह रहा, बना रहा, स्थिर रहा, कहाँ पर, उन भयानक जंगलों में। इन दोज फ्राइटनिंग, ये भी बिल्कुल सही है, नो एरर, ओके। वुड्स की बात करते हैं, जब जंगलों की बात करते हैं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि वुड्स का मतलब जंगल होता है, लेकिन वुड्स को लिखा गलत ढंग से गया है। वुड्स ऐसे नहीं लिखा जाएगा, वुड्स ऐसे लिखा जाएगा। हमारा आंसर होगा सी। सी में गलती है, क्या गलती है, वुड्स को लिखने का तरीका गलत है। वुड्स ऐसे लिखा जाएगा, अपोस्ट्रोफी के साथ नहीं। सी इज द राइट आंसर। वह उन भयानक जंगलों में रहा, ही रिमेन इन दोज फ्राइटनिंग वुड्स। वुड्स का मतलब जंगल, और जब वुड्स जंगल के रूप में आता है नॉर्मली बहुवचन के रूप में ही ज़्यादा आता है। ये प्लूरल है, याद रखिएगा। लिखने का तरीका ये नहीं होगा, ये होगा। ये था इसमें गलती। सी इज द इरोनियस पार्ट और रॉन्ग पार्ट और इनकरेक्ट पार्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, वी नीड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बिफोर वी ईट द 2 फिशेस कॉट बाय यू, नो एरर। एक व्यक्ति जो मछली खाना पसंद करता है और वो कह रहा है कि तुम जो मछलियाँ लेकर आए हो, हिंदी में देखिएगा 2 मछलियाँ। हिंदी में हमने कहा कि तुम जो 2 मछलियाँ लेकर आए हो उनको खाने से पहले हमें इस काम को पूरा करने की आवश्यकता है। वी नीड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब कोई कार्य। वी नीड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बिफोर वी ईट द 2 फिशेस। चेक करें, पहले पार्ट में कोई गलती नहीं है, बिफोर वी ईट वाले पार्ट में कोई गलती नहीं है, सी पार्ट में गलती है, 2 फिशेस। एग्जाम में याद रखिएगा, जब भी फिश शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक वचन बहुवचन दोनों में फिश ही रहेगा, फिशेस नहीं करना है। कभी कभी फिशेस हो सकता है जब आप अनेक प्रकार की मछलियों की बात करें, पर नॉर्मली अगर आप संख्या सूचक शब्द लगाते हैं फिश से पहले, तो वहां पर आप याद रखिएगा, चाहे आप उससे पहले 2 जोड़े, चाहे 3 जोड़े, चाहे 20 जोड़े। अगर आप 20 भी कहते हैं, 20, तो भी आप फिश ही कहेंगे, फिशेस मत करना। इसलिए 2 के बाद फिशेस का प्रयोग गलत है, इसके स्थान पे आना चाहिए था फिश, क्योंकि फिश का एक वचन बहुवचन नॉर्मली फिश ही होता है, फिशेस नहीं होता है। सी पार्ट में गलती है, 2 के बाद फिश आएगा, फिशेस नहीं आएगा। ये कौन सा वाला पार्ट है, नाउन में आपने पढ़ा होगा, ऐसी नाउन जो एक ही रूप में रहती है उसमें एस नहीं लगता है। फिश का बहुवचन फिश, डियर का बहुवचन डियर, ओके, और शीप का बहुवचन शीप, ये वाला सेक्शन चलता है। फिश का बहुवचन फिश, डियर हिरण होता है, DEER, डियर का डियर, शीप का बहुवचन शीप। ये तीनों में प्लूरल सिंगुलर एक ही हैं ना, इसमें आपको ऐसे नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। ये उसी सेक्शन में से लिया गया क्वेश्चन जहां पर ऐसे कभी नहीं लगाया जाता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, उस नाउन के सेक्शन से लिया गया है। तो यहाँ पर 2 फिशेस नहीं आएगा, 2 फिश आएगा, फिश इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, मैनी ए पीपल इन द रूम फेल्ट अनॉयड विद हिम। क्वेश्चन नंबर अगला है, चेक करते हैं। अनुवाद करता हूं पहले। बहुत से लोग उससे, उस कमरे में जो बैठे थे उससे चिड़े हुए थे। कई लोगों ने बुरा लगा, उससे चिड़ा महसूस किया, उन्हें लगा कि एक खराब आदमी है, तो ये इसका, लेकिन गलती बताई, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में ही गलती आ गई है। मैनी ए के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है।
ये मैंने डिटर्मिनिज्म में जिक्र किया था, ध्यान दीजिएगा। मैनी के बाद जब ए या एन लगता है तो आगे जो नाउन आती है वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन होती है। CS का मतलब है काउंटेबल सिंगुलर। जब भी आप मैनी के बाद ए या एन लगाते हैं, ये डिटर्मिनस के वीडियो में भी आप देख सकते हैं वाला पॉइंट, तो वहां पर आगे जो नाउन आती है वो नाउन हमेशा काउंटेबल सिंगुलर। क्योंकि मैंने क्या कर दिया, पीपल, गलत, क्या आना चाहिए था, पर्सन, मैनी ए पर्सन। हाँ, अगर यहां पर होता केवल मैनी शब्द होता तो 100% मैनी पीपल ही आता, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने कर दिया मैनी ए। जब भी मैनी के बाद ए आए, राइट, या एन आए, तो यहां पर होना चाहिए था सिंगुलर। इसलिए राइट आंसर क्या होता है यहां पर, देखिएगा, मैंने कर रखा मैनी ए आएगा तो आएगा पर्सन। चेक करें, मैनी ए पर्सन। नो, अगर मैनी अकेला होता तो आता पीपल, बिल्कुल सही। लेकिन मेरा यहां पर ए लगा हुआ है, ए दिया हुआ है, तो आप फिर पीपल नहीं लगा सकते। ये वाला रूल याद रखिएगा सभी लोग। मीनिंग वही आएगा, मैनी प्लस प्लूरल और मैनी प्लस ए एन प्लस सिंगुलर, दोनों का मीनिंग अर्थ बराबर ही है, ट्रांसलेशन भी बराबर होगा। हिंदी में अनुवाद एक ही होगा, हिंदी में होगा बहुत से लोग, क्योंकि हिंदी में मैनी ए का कोई अलग से ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। ओके, तो यहां पर मैनी ए पर्सन होगा क्योंकि ए लगा हुआ है। बाकी सब आप देख सकते हैं, ईजी है, आसान है, चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये हमने बात की है डिटरमिनेंट के अनुसार नाउन लगाने की बात की है। इस क्वेश्चन को आप आर्टिकल वाले क्वेश्चन में समझ सकते हैं, आप डिटरमिनर वाले क्वेश्चन में ले सकते हैं, या फिर नाउन वाले क्वेश्चन में ले सकते हैं। तीनों में सेट हो सकता है क्वेश्चन, पर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। और ये ऐसा स्ट्रक्चर है मैनी ए वाला जो अक्सर रिपीट होता रहता है, सो बी अवेयर। नेक्स्ट आई कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, लेट्स सी। The scissors that you bought can be returned to the shopkeeper. वो कैंची जो तुम लेकर आए थे कल, उसे वापस किया जा सकता है दुकानदार को। मतलब उस कैंची को तुम वापस दे। अब चेक करते हैं गलती क्या है। गलती हुई है हिंदी के अनुसार, चेक करें। सीजर जब भी आएगा अकेला, जब भी सीजर शब्द अकेला आता है, इट इज ऑलवेज प्लूरल। दिस के स्थान पे आएगा दीज, याद रखिएगा। आप जीन्स जब कहते हैं तो ये नहीं कह सकते दिस जीन्स, ये गलत है। आपको कहना चाहिए दीज जीन्स। जब भी आप बात करते हैं, देखिएगा, दीज पेंट्स, पेंट्स दीज आएगा। मैंने क्या कर रखा, दिस कर रखा है। ऐसी चीजें, इन्हें पेयर नाउन कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं के नाम जिनमें जो दो भागों से बनी है उन्हें पेयर नाउन कहते हैं। तो पेयर नाउन जब भी आती, अपने आप में वो बहुवचन होती है। उससे पहले आप दिस नहीं लगा सकते, दैट नहीं लगा सकते, दीज लगाओ, दोज लगाओ। जैसे अगर हम बात करते हैं स्पेक्स, चश्मे की बात करते हैं, ये बहुवचन है, आप दीज कीजिएगा, आप दिस नहीं कर सकते। आप बात करते हैं गॉगल्स की, गॉगल्स भी चश्मा होता है, धूप का चश्मा, वहां पर आप दीज लगाइए। क्योंकि जब ये जो शब्द हैं ये ऐसे हैं जो दो भागों से मिलकर बने वस्तुओं के नाम के रूप में हैं, और ऐसे नाम जो दो भागों की वस्तुओं को दिखाते हैं, चाहे वो चिमटा हो, टोंग्स कहते हैं, TONGS, टोंग्स यानी चिमटा, ये भी बहुवचन है हमेशा। सीजर्स कैंची, हिंदी में अब कंफ्यूज क्यों हो गए आप, या आपको सही क्यों लग रहा था? इसलिए लग रहा था क्योंकि आप हिंदी में इसको एक वचन मानते हैं। यह कैंची आप ऐसे बोलते हैं, हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में गलत है, दिस नहीं लगा सकते, क्योंकि सीजर्स अपने आप में ऑलवेज प्लूरल। अगर आप पेयर नाउन को एक वचन बनाना चाहते हैं तो उनसे पहले आप पेयर लगाइए। अगर आप कहते हैं ए पेयर ऑफ सीजर्स, अगर आप ये कहते हैं ए पेयर ऑफ सीजर्स, तो ये बन गया एक वचन। अब आगे जो वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा, लेकिन सीजर्स खुद आ रहा अकेला, ए पेयर ऑफ नहीं जुड़ रहा है, तो ये हमेशा बहुवचन है, इसलिए प्लूरल है। प्लूरल तो दिस नहीं आ सकता, क्या आएगा, दीज। पहले पार्ट में गलती है, सही क्या होगा, दीज सीजर्स दैट यू बॉट कैन बी रिटर्न्ड टू द शॉपकीपर। अब ये सही हुआ सेंटेंस। ए पार्ट में गलती थी, बी पार्ट बिल्कुल सही है, सी पार्ट भी बिल्कुल सही है, डी, ये सी था, सॉरी, बिल्कुल सही है। डी नो एरर का कोई काम नहीं, गलती तो बैठी हुई है, सीजर से पहले दिस का प्रयोग गलत है, दीज होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 15। A poem that is well written on a white paper looks different from a poem on FB। मतलब क्या हुआ, फेसबुक पर जो लोग कविताएं लिखते हैं वो कविता अलग नजर आती है उस कविता से जो कागज, सफेद कागज पर लिखी होती है। यानी बोलने वाला ये कह रहा है कि सफेद कागज पर जो लिखी कविता होती है
वो अलग दिखती है उस कविता से जो फेसबुक पे लिखी है, स्क्रीन पर लिखी हुई है। तो स्क्रीन और पेपर का कंपेयर कर रहा है। गलती कहाँ पर हुई है चेक कर लेते हैं। गलती देखिएगा ध्यान से, गलती हुई है कि पेपर शब्द जो है उसको उससे पहले ए लगा दिया गया है, बाकी वाक्य बिल्कुल सही है। एक कविता जो अच्छे ढंग से लिखी गई है सफ़ेद कागज़ पर दिखती है अलग उस कविता से जो FB पर छपती है या पब्लिश होती है, दिखती है। पेपर जब कागज़ के रूप में आता है, आपने पढ़ा होगा ये सेक्शन, इसमें आप ए नहीं लगा सकते। किस अर्थ में? कागज़ के अर्थ में, याद रखिएगा। हाँ, अगर पेपर का मतलब न्यूज़पेपर है या एग्जाम वाला पेपर है, एक पेपर बाकी है, 2 पेपर करने हैं, मेरा एक पेपर है कल, तब पेपर काउंटेबल है, ए लगा सकते। लेकिन कागज़ की बात करते हैं पेपर के रूप में, तो आप ए नहीं लगा सकते। आप ये कह सकते हो शीट ऑफ पेपर, आप ये बोल सकते हैं ए शीट ऑफ पेपर, बिल्कुल सही है। लेकिन ए पेपर कहना गलत है और इसमें ये इसी पार्ट में गलती हुई है। ए पोवम पहला पार्ट बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। दूसरे पार्ट में गलती हुई है, ए नहीं आएगा। क्या आना चाहिए? या तो द का प्रयोग करें या आप कहिएगा ए शीट ऑफ वाइट पेपर। ए शीट ऑफ वाइट पेपर हो सकता है पर ए वाइट पेपर नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर का मतलब कागज, और जब कागज के रूप में पेपर शब्द आता है तो ये अनकाउंटेबल माना जाता है। अनकाउंटेबल आप ए नहीं लगा सकते। दिस वाज द फ्लॉ, दिस वाज द इनकरेक्ट पार्ट इन द दिस पोर्शन। ओके, इन दिस पोर्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 15। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन 16 क्या कहते हैं? लेट्स सी। ही डिड नॉट क्रॉस द इंडियन वाटर बिकॉज ही कुड बी अरेस्टेड। लिखा है कोई व्यक्ति जो समुद्री क्षेत्र में घूम रहा था, वह भारतीय जल सीमा को पार नहीं कर पाया, या उसने भारतीय जल सीमा को पार नहीं किया, उसे डर था कि उसे अरेस्ट किया जा सकता, दूसरे देश की जल सीमा में जाए। जल सीमा के लिए शब्द प्रयोग किया है मैंने वाटर, जो कि गलत हो गया है। वाटर शब्द नहीं आएगा। क्या आना चाहिए? मैं थोड़ी देर पहले जिक्र किया था वाटर्स। वाटर्स क्या होता है? ए बॉर्डर इन द वाटर, या फिर एन एरिया इन द वाटर लिमिटेड बाय कंट्री। किसी देश के द्वारा दावा किया गया कि हमारा जल क्षेत्र है। जैसे आपने कई बार पढ़ते हैं कि पाकिस्तान के मछुआरे कई बार इंडिया की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि पानी में कोई लाइन ही नहीं होती है, तो वो बेचारे पकड़ लिए जाते हैं। इसी प्रकार हमारे मछुआरे जाते हैं और वो नालायक पाकिस्तान वाले पकड़ लेते हैं। मछुआरों का कोई उन्हें पता थोड़ी था पानी में कहाँ पर बॉर्डर है। इसलिए इंडियन वाटर्स को पार करते ही वो जैसे ही पाकिस्तान वाटर्स में जाते हैं वो पकड़ लिए जाते। इसी प्रकार से पाकिस्तानी जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं, जैसे ही वो पाकिस्तानी वाटर्स को पार करते हैं, इंडियन वाटर्स में आते हैं, वो पकड़ ली जाते। तो वाटर्स का मतलब जल सीमा, जल क्षेत्र। मैंने गलती क्या कर दी? इंडियन के बाद वाटर लगा दिया। नहीं, उसने भारतीय जल सीमा को पार नहीं किया क्योंकि उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, इस डर से उसने ऐसा नहीं किया। ओके, तो यहां पर इंडियन वाटर नहीं आएगा, इंडियन वाटर्स आएगा। वो इंडियन वाटर्स का मतलब है जल सीमा, जल क्षेत्र, जिस पर एक देश दावा करता है उसे कहते हैं वाटर्स। ओके, एंड इट इज ऑलवेज प्लूरल, ये बहुवचन माना जाएगा। वाटर गलत है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सैंड का बहुवचन सैंड्स होता है तो रेगिस्तान है। इसी प्रकार से वाटर का बहुवचन वाटर्स होता है तो उसका अर्थ हो जाता है जल क्षेत्र, जल सीमा। नाउ आई कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 17th। व्हाट अ ग्रेट हेल्प यू हैव बीन फॉर मी। अब इसमें देखिए, चेक करते हैं क्या गलती है क्या नहीं है। ये वाक्य बिल्कुल सही है। आप कहें सर सही कैसे? देख लेते हैं। नो एरर, इसमें डी आंसर होगा, क्योंकि आप कहें सर पहली बात, अगर हेल्प का मतलब होता है मदद या सहायता, ये है अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन जब हेल्प का मतलब मददगार व्यक्ति, तो आप ए लगा सकते हो। इसका अर्थ एक मददगार और व्यक्ति। जब हेल्प का मतलब मददगार व्यक्ति होता है तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब हेल्प का अर्थ होता है सहायता, ये अनकाउंटेबल, ए नहीं लगा सकते। लेकिन यहां मनुष्य की बात कर, कैसे यू को संबोधित कर रहे हैं कि तुम मेरे लिए कितनी बड़ी मदद के व्यक्ति रहे, मतलब मेरे लिए तुम कितने मददगार रहे हो, ये कहना चाह रहा है। तो ए ग्रेट हेल्प का मतलब क्या है? ए वेरी हेल्पफुल पर्सन। ए ग्रेट का हेल्प का मतलब है ए हेल्पफुल पर्सन। जब ए हेल्प का मतलब हेल्पफुल पर्सन है तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये हेल्प मदद के रूप में होता तो आप ए नहीं लगा सकते थे। रिमेंबर दैट। अगर हेल्प का मतलब मदद या सहायता है, आप ए नहीं लगा सकते, अनकाउंटेबल है। हेल्प का मतलब मददगार व्यक्ति, तो आप ए लगा सकते हैं। वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। वैसे वाक्य एक्सक्लेमेटरी है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। आप अंत में चिन्ह देख रहे हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, वाक्य बिल्कुल सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 17। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 18।
वेयर इज द टीम हु हैव वन द ट्रॉफी? गलती हुई है, बिल्कुल हुई है। चेक करते हैं क्या हुई है। टीम कैसी नाउन है? पहला पॉइंट, टीम कलेक्टिव नाउन है, सब जानते हैं टीम कलेक्टिव नाउन है, सुना है, पढ़ा है, देखा है, कलेक्टिव नाउन है। अब पॉइंट ये उठता है, बोलने वाला कह रहा है कि वो टीम कहाँ है जिसने या जिन्होंने ट्रॉफी जीती है। अब क्वेश्चन उठता है गलती क्या हुई है। जब भी कलेक्टिव नाउन के बाद हु आता है तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल मानी जाती है, सिंगुलर नहीं। आर होना चाहिए था। आप कह सर ऐसा क्यों? अगर किसी कलेक्टिव, याद रखिए इस रूल को, छोटा सा रूल है, कलेक्टिव नाउन के बाद जो पर्सनल होती है, व्यक्ति की बात करती है, पर्सनल कलेक्टिव नाउन के बाद अगर हु दिया जाता है तो अब ये नाउन बन गई है आपकी प्लूरल। लेकिन कलेक्टिव नाउन के बाद अगर विच दिया जाए तो इसे माना जाता है सिंगुलर। अगर मैं यहां पर हु के स्थान पर विच कर देता तो यहां मुझे हैज करना पड़ता और यहां इज बिल्कुल सही था, लेकिन मैंने कर दिया हु। और जब हु की बात करें, कलेक्टिव नाउन टीम के बाद हु आ रहा है, इसका मतलब ये प्लूरल है, इसलिए मैंने हैव लगाया, बिल्कुल सही है। पर शुरुआत में गलती कर इज लगा दिया। नहीं, हु जब आगे आ रहा है तो हम टीम को लोगों के रूप में देख रहे हैं। जब टीम को लोगों के रूप में देखा जाता है प्लूरल होता है, और इसका पता चल रहा है हु और विच से। अगर विच आए, याद दीजिएगा, अगर विच आए तो इकाई के रूप में काम करती है, एक वचन मानी जाएगी। अगर हु आए तो टीम लोगों के रूप में देखी जा रही है, और लोगों के रूप में आए तो प्लूरल मानी जाएगी। हु के बाद हैव बिल्कुल सही है, पर इज गलत है, इसके स्थान पे आर आएगा। ये है कलेक्टिव नाउन में से सेक्शन लिया गया है, और जो लोग कलेक्टिव नाउन पढ़ चुके हैं उसमें रूल लिखवाया गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ चुके तो जो भी बुक आपके पास है उसमें रूल ध्यान रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन में हु और विच लगाने से फर्क पड़ जाता है। हु बहुवचन, विच एक वचन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या कहता है? द हॉर्स एंड कैरिज हेल्ड बाय यू आर नॉट न्यू। इसमें गलती कर दी है मैंने, पार्सल नाउन की बात कर रहा हूं। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बढ़िया बनता है पार्सल नाउन में से। मैंने अभी बात की थोड़ी देर पहले, ब्रेड एंड बटर की बात की थी। ब्रेड एंड बटर को एक फूड के रूप में जब माना जाता है वो एक वचन होता है, पार्सल नाउन है। दो नाउन एक की तरह काम करती है, वो पार्सल नाउन होती है। हॉर्स एंड कैरिज भी ऐसी एक नाउन मानी जाती है। घोड़ा और तांगा जो आजकल चलने बंद हो गए लगभग, वो एक इकाई के रूप में काम करते हैं। आर नहीं लेंगे, क्या लेंगे? इज। मतलब क्या निकल रहा है? हेल करना क्या होता है? जब आप किसी हाथ से इशारा कर गाड़ी वाड़ी को रोकते हैं, उसे हेल करना कहते हैं, राइट। जैसे आजकल टैक्सी का सिस्टम चल रहा है, कैब का सिस्टम चल रहा है, और इसे राइड हेलिंग कहा जाता है। राइड हेलिंग बिजनेस होता है। इसमें देखिए हॉर्स एंड कैरिज दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते जब उन्हें वाहन के रूप में प्रयोग किया जाए। तो वह हॉर्स एंड कैरिज जो तुमने बुलाया है, हेल बाय यू, आर नॉट न्यू, नया नहीं है, पुराना है। इज आएगा। इज क्यों आएगा? दोनों मिलकर एक काम कर रहे, क्योंकि ये पार्सल नाउन है। और अभी मैंने कहा था पार्सल नाउन एक इकाई के रूप में काम करती है, इसलिए एक वचन माना जाएगा। जैसे मैंने कहा था ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, ओके, ये सब एक वचन माने जाते हैं। हॉर्स एंड कैरिज को एक वचन माना जाता है, आर नहीं आएगा। हेल का मतलब आवाज देके बुलाना। वो गाड़ी और घोड़ा जो तुमने बुलाया है वो नया नहीं है, इसका मतलब गाड़ी जो है, कैरिज तांगे के लिए आता है, वो नया नहीं पुराना है। इज आएगा क्योंकि दोनों एक इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसी नाउन को पार्सल नाउन कहा जाता है। नाउ आई कम टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। इसका मतलब है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना कि पहले 19 क्वेश्चन रहे हैं। इन फैक्ट ही डिड नॉट डिजायर टू लूज नाइदर ऑफ हिज बिलोंगिंग्स। गलती क्या हुई है? लेट्स चेक करते हैं क्या वो गलती हुई भी है या नहीं हुई है, ये भी चेक कर लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। बिलोंगिंग्स जो होता है बेसिकली प्लूरल माना जाता है, तो ड्यूअल तो नहीं है, नॉर्मली ड्यूअल नहीं होता है। नॉर्मली, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं, हाँ, लेकिन नॉर्मली बिलोंगिंग्स का अर्थ होता है किसी की वस्तुएं, चीजें, सामान, ओके, जो उसका है वो ऑलवेज प्लूरल में आता है। पहली बात, जब भी बिलोंगिंग्स का प्रयोग आप करते हैं इसका मतलब होता है किसी की वस्तुएं, चीजें। इसे गुड्स भी कहा जा सकता है, ओके, इसका अर्थ है सामान, चीजें, वस्तुएं। ये ऑलवेज प्लूरल में आता है। और जब बिलोंगिंग्स प्लूरल है तो दो की बात तो नहीं करेगा, ड्यूअल तो नहीं माना जाना चाहिए। इसीलिए मीनिंग देखिएगा। पहली बात,
इन फैक्ट ही डिड नॉट डिजायर टू लूज, नाइदर के स्थान पे पहले तो डबल नेगेटिव नहीं हो सकता। आपके साथ डबल नेगेटिव कहां पर है, नॉट आ चुका है, यस नॉट आ गया, पहली बात तो नाइदर नहीं आएगा। दूसरी बात नाइदर, वैसे भी नाइदर आप सब जानते हैं नाइदर दो की बात कर रहा है, ड्यूअल है, जबकि बिलोंगिंग्स प्लूरल है। आप प्लूरल की बात करते हैं उसमें नाइदर केवल दो के लिए आता है, दो अगर चीजें होती तो होता, लेकिन बिलोंगिंग्स बहुवचन ही माना जाता है, दो की बात नहीं करता है। तो यहां पर नाइदर के स्थान पे पहले तो उसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दूसरा एनी आएगा। He in fact he did not desire to lose any of his belongings। याद रखिएगा बिलोंगिंग जो शब्द है इट इज ऑलवेज प्लूरल, ये नाउन हमेशा बहुवचन होती है और बहुवचन नाउन के लिए नाइदर का प्रयोग ना करें, यानी कि दो की बात नहीं कर रहे हैं, ज्यादा की कर रहे हैं, ज्यादा की बात करते हैं तो नाइदर वैसे भी नहीं आ सकता। दूसरा एक क्वेश्चन और बन रहा है इसमें, डबल नेगेटिव नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा, नॉट पहले आ चुका है, नाइदर दोबारा नहीं लगा सकते, दैट वुड बी इनकरेक्ट। तो इसमें राइट आंसर होगा एनी। इन फैक्ट ही डिड नॉट डिजायर टू लूज एनी ऑफ हिज बिलोंगिंग्स। इसका अनुवाद क्या हुआ, वास्तव में वह अपने सामान में से किसी सामान को खोना नहीं चाहता था, ये इसका हिंदी अर्थ होगा। ये कुछ बातें थी नाउन के बारे में। आई होप it will be helpful to you and you can take advantage of these things that I have been teaching you or I have been discussing here. And if you find any kind of negative thing, you can share with us as well, okay? And यदि आपको लग रहा है कि there can be some improvement in the things that are being done here, you can share your things with us, or you can share your opinion with us, okay? We are waiting for your feedback. Thank you very much. Have a great day. Thanks.